को भी प्रस्ताव में किया गया शामिल। टोक्यो पैरालंपिक्स से एक और अच्छी खबर। भारत के सिंहराज अधाना ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 की स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु ऊंची कूद के T63 कैटेगरी में अपनी चुनौती करेंगे पेश। वहीं रुबीना फ्रांसिस ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। भारत ने अब तक 8 पदक किए हैं हासिल। सुप्रीम कोर्ट में आज रिकॉर्ड एक साथ 9 न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने 9 नए न्यायाधीशों को एक साथ दिलाई शपथ। असम में बाढ़ का कहर जारी। 21 जिलों में 950 से ज्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न। 3 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। प्रधानमंत्री ने की बाढ़ की स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री से बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। वहीं बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रमुख नदियां बह रही हैं खतरे के निशान से ऊपर। देश में जारी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 64.5 करोड़ से ज्यादा दी गई खुराक। कल 59 लाख से अधिक खुराक दी गई। दिल्ली और मेघालय में कल से खुल रहे हैं स्कूल। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने की बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात। बहरीन के कई गणमान्य जनों से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ कई अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। बहरीन के दौरे पर विदेश राज्य मंत्री आज भारतीय समुदाय के साथ करेंगे बातचीत। और सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। काबुल से कल अंतिम सैन्य उड़ान के साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने 20 साल के सैन्य मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय कमान के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने बताया कि अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक 6,000 अमेरिकी नागरिकों सहित काबुल से 79,000 लोगों को निकाला है। हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका ने C-17 सैन्य विमान के जरिए कल रात 12 बजने से ठीक पहले अंतिम उड़ान भरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी के लिए अंतिम समय सीमा 31 अगस्त तक निर्धारित की थी। उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार एयरलिफ्ट मिशन को समाप्त करने के लिए संयुक्त सेना प्रमुखों और सभी अमेरिकी कमांडर्स की सर्वसम्मति की सिफारिश के आधार पर वापसी का ये निर्णय लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह काबुल हवाई अड्डे पर विस्फोट में जान गंवाने वाले 13 अमेरिका के सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य वापसी को आज तक का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण भरा सैन्य, राजनयिक और मानवीय अभियान बताया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका तालिबान के साथ तभी बातचीत करेगा जब वह अमेरिकी हित में होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका सैन्य वापसी के बाद भी अफगानिस्तान से निकलने के प्रयास करने वाले अफगानियों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए प्रयास करता रहेगा। ब्लिंकन ने कहा कि अब भी करीब 100 से 200 अमेरिकी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और जो बाहर निकलना चाहते हैं। Now, U.S. military flights have ended, and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. We will continue our relentless efforts to help Americans, foreign nationals, and Afghans leave Afghanistan if they choose. We've thus far received confirmation that about 6,000 have been evacuated or otherwise departed. This number will likely continue to grow as our outreach and arrivals continue. और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के 6,000 लोगों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि बाइडेन प्रशासन अफगानिस्तान में नागरिकों की संख्या को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये संख्या काफी कम है। The initial assessment, if we go back to August 14th,
was that there were fewer than 6,000 Americans in Afghanistan who wanted to get out. So as we conveyed at the time, we knew that there could be an option, one, that people who had registered had already departed, or that people had registered had not deregistered, or that there would be additional people who came forward. And we believe there are still a small number. और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की मौजूदा अध्यक्षता में सोमवार को अफगानिस्तान के हालात पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश पर हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाए। प्रस्ताव में यूएनएससी 1267 की तरफ से नामित आतंकवादी व्यक्तियों और संस्थाओं को रेखांकित किया गया। प्रस्ताव में विशेष रूप से अफगान महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को बनाए रखने और साथ ही साथ समावेशी बातचीत और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए एक मान्यता भी शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 13 सदस्य देशों की तरफ से प्रस्ताव के पक्ष में मत दिए जाने के बाद इसे पारित कर दिया गया। और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने फलस्तीन सहित पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक को संबोधित करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इजरायल और फलस्तीन के बीच जल्द उच्च स्तरीय वार्ता शुरू होने की भी आशा व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि हम दोनों पक्षों के बीच वार्ताओं के जल्द शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वे सभी अंतिम स्थिति के मुद्दों को हल करने और 2 राज्य समाधान प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं। इस वार्ता को बहाल करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से पश्चिम एशिया क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों और इजरायल सुरक्षा बलों के बीच हिंसा और संघर्ष की घटनाएं अब भी जारी हैं। दोनों पक्षों को शांति और स्थिरता के लिए उकसावे वाली किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के आधार पर 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के डिप्टी हाई कमिश्नर कैली टी क्लेमेंट्स ने कहा कि अफगानिस्तान में 3.4 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति बेहद गंभीर है। तो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिकी सैन्य जो सेना है उसकी वापसी हुई है। इस विषय पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी अस्थाना जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर अस्थाना। अगर अमेरिका के 20 साल के इस अध्याय को देखें तो क्या लेकर जा रहा है अमेरिका, साथ में क्या उसके लिए सबक है? अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, वहाँ पर जो सामरिक तरीके से जो प्लानिंग करी अफगानिस्तान में, वो एक तरीके से काफ़ी हद तक फेल हो गई, क्योंकि 20 साल पहले वो वहाँ पर आए थे उन लोगों को हटाने जिन्होंने उनके ऊपर 9/11 किया था, और ये यकीन करने के लिए कि कोई भी टेरर ग्रुप इतना ताकतवर ना हो कि वो दोबारा ऐसा काम कर सके जी। 20 साल के बाद वो उसी ग्रुप को सत्ता सौंप के जा रहे हैं, और ये भी एक तरीके से हिमायत कर रहे हैं कि नहीं, ये ग्रुप अभी ठीक से बिहेव करेगा, और ये ग्रुप जो है वो थोड़ा सा मैच्योर हो गया है। तालिबान भी अभी थोड़ा सा, इनका जो मीडिया कैंपेन है और डिप्लोमेसी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। वो भी वो सब बातें कह रहे हैं आजकल पिछले 2-3 दिनों से, जो पूरा विश्व सुनना चाहता है कि हम औरतों के खिलाफ ठीक काम करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें 3 गलतियां हुई। पहली गलती तो ये थी कि उन्होंने तालिबान से बात करा जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद थी, उसको एक तरफ बरकरार करके। तो उससे क्या हुआ कि तालिबान एक तरीके की लेजिटिमेसी उनको मिल गई, मान्यता उनको ऐसा लगा उन्हें मिली। और दूसरी मुसीबत ये हुई कि ये लोग अफगान आर्मी के साथ अमेरिकी सैनिक जो थे वो ड्रोन और एयर स्ट्राइक से ज़्यादा कार्रवाई कर रहे थे, और रूरल एरियाज में वो नहीं गए। और रूरल एरियाज में ना जाने के बाद काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई
रूरल एरिया में जाके लड़ी जाती है, इसलिए तालिबान वहां जिंदा रह पाया और पाकिस्तान को उनको पूरी मदद दी। ये दूसरी लेसन है जो 20 साल में अमेरिका लेके जा रहा है। तीसरा लेसन ये है कि पाकिस्तान के डबल गेम को वो नहीं समझ पाए, या उन्होंने समझकर बरकरार वो उसको दरकिनार कर दिया। हुआ ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, उनके लीडर्स को अपने पास रखा, उनको संरक्षण दिया, उनकी मदद भी करते रहे, लेकिन साथ ही साथ वो उनको भी ये बोलते गए कि भाई हम आपके साथ हैं लड़ाई में, और जो पश्तून्स को वो मारते थे वो पश्तून की एथनिक क्लींजिंग करते थे। तो ये एक और जो है वो डबल गेम उनका चलता रहा, और उन्होंने उस चक्कर में उनसे काफी पैसे भी दिए और मिलिट्री हार्डवेयर भी दिया। तो ये तीसरा लेसन है। अब लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि अमेरिका को ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान मिला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम उनकी ये थी कि वहां पर अगर ऑपरेशन लड़ना है तो ईरान से उनके संबंध ठीक नहीं है। लॉजिस्टिक रूट, ग्राउंड बेस्ड लॉजिस्टिक रूट जो है वो अब पाकिस्तान से ही होके जाता है, तो वो लोकेशन ऐसी है कि उनको पाकिस्तान की जरूरत है। उसी मुताबिक पाकिस्तान का एक जो टेरर इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा महारत उनको अभी हासिल हो गया है, तो उसका भी वो लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि CIA ने भी तो पहले रशिया के खिलाफ टेररिस्ट को इस्तेमाल किया, उधर भी पाकिस्तान की मदद दी थी। और अब पाकिस्तान की मदद इस तरीके से ली गई कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद से अपने आप को ही हरा दिया। एक तरीके से इसको माना जाएगा कि पाकिस्तान ने पहले रशिया को हराया अमेरिका की मदद करके, और फिर अमेरिका की मदद करके अमेरिका को ही हरा दिया। ये एक लेसन है जो वो मेरे विचार से लेके जाएंगे। अब आगे क्या होगा? मुझे लगता है कि जब उन्होंने तालिबान के साथ में समझौते किए, उन समझौतों में कुछ चीजें हैं जो सामने आई हैं और कुछ चीजें जो अब सामने आ रही हैं। और अब सामने आने वाली चीजों में ये है कि उनको ये लगा कि जो अशरफ घानी की सरकार है वो थोड़ी कमजोर सरकार है, और वो चीन को BRI के लिए भी बोल चुकी है, चीन के इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो हाँ भी भर रही है, उन्हें जहां से पैसा मिल रहा है वो भरने के लिए तैयार है। और वो मेरे विचार से उनको ये लगा कि वो चीन का अतिक्रमण नहीं सह कर पाएंगे, तो उनको लगा कि दूसरा क्या टारगेट हो सकता है। हमें तो उनको तो जाना ही था, 20 साल हो रहे थे, उन्हें नहीं लग रहा था कि ये अभी उनको कोई फायदा होने वाला है वहां और ज्यादा रहने से। तो अब उनको अगर निकलना है तो वो किसको दे के जाएं? कोई और देश तैयार नहीं था, तो उन्हें यह लग रहा था कि चलो तालिबान को ही दे देते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से किया जाए कि अफगान गवर्नमेंट को जो अफगान फोर्सेज है उनको हथियार वगैरह दे दिए जाएं, ताकि ये लड़ाई चलती रहे और ये एक तरीके से अनस्टेबल कंट्री बन जाए। और अगर ये अनस्टेबल कंट्री होगा तो ना वहां चाइना घुसेगा ना कोई और घुसेगा, तो वो जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है, जो सामरिक जगह है, वो एक तरीके से किसी के हक में नहीं जाएगी और उन्हें नुकसान नहीं होगा अमेरिका को, उनका ऐसा मानना। मेजर जनरल अस्थाना, अब क्या हुआ है कि तालिबान कैसे आगे बिहेव करेगा ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। गलती चूक उनसे ये हो गई कि जो उनका असेसमेंट था, उनका असेसमेंट ये था कि कम से कम 6-8 महीने हमारे पास हैं, हम आराम से निकल पाएंगे, लेकिन ये उन्होंने जल्दी हथियार डाल दिए, 1 हफ्ते में ही हथियार डाल दिए। इसलिए उनका जो विड्रॉल है उसमें आपने देखा कि किस तरीके की हड़बड़ी मची, और उस हड़बड़ी में उन्होंने रॉकेट अटैक भी करे, उससे कुछ सिविलियन भी मरे। ये भी कोई बहुत मेरे विचार से अमेरिका के लिए कोई बहुत इज्जत वाली बात नहीं है, और काफी हद तक अमेरिका को एक बेइज्जती का सामना करना पड़ा है यहाँ से जाने के लिए। और मेरे विचार से काफी सारे लेसन्स हैं जो वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, जो जिसमें से कुछ मैंने अभी बताए। मेजर जनरल अस्थाना जी, आपने बिल्कुल मुसीबत क्या है कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, जो केंद्र बिंदु है टेररिज्म का, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को वो अभी डील नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। और पाकिस्तान से डील करने में उनकी क्या 3-4 परेशानियां हैं। एक तो बोलते हैं कि वो न्यूक्लियर कंट्री है, दूसरा उनको लगता है कि अभी भी मदद पड़ेगी, जरूरत अभी भी उनको शायद मदद पड़ेगी, उनके कुछ आदमी वहां बाकी। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन आदमियों को जो नॉर्मल रूट है वहां से या तो पाकिस्तान ले जाया जाए या कतर ले जाया जाए, और उसके बाद में उनको वापस लिया जाए। ऐसा करके वो समझौता करके कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। बड़ा सवाल ये है कि मेजर जनरल अस्थाना, बड़ा सवाल ये है कि जब नहीं चाहता, मोस्टली देश यही कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ आदमी फंसे हुए हैं। कई वेस्ट कंट्रीज के निकल गए हैं पूरे आदमी, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जिनके नहीं निकले हैं वो अभी भी थोड़ा सा एक तरीके से तालिबान को के ऊपर जो है वो ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।
और यूएनएससी में भी जो आपने देखा होगा रेजोल्यूशन निकला है, वो इस चीज को सोच के निकला है कि भाई शायद अभी ये नया तालिबान जो है वो जितनी चीजें हैं ह्यूमन राइट के ऊपर, वो एक तरीके से सही तरीके से काम करेगा और सही तरीके से गवर्न करेगा। लेकिन अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बनी नहीं। गवर्नमेंट कैसी बनेगी, उसका क्या स्वरूप होगा, उसमें कितने टेररिस्ट शामिल होंगे, ये अभी देखना बाकी है। और मेरे विचार से इसके बाद ही उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर जो टिप्पणी है वो उसके बाद ही मेरे विचार से बाकी लोग भी करेंगे और हम लोग भी उसी मुताबिक एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल। और अब जबकि वहां पर उपस्थिति नहीं रहेगी अमेरिकी सेना की, एक तरीके से खुला जो है वो कब्जा हो गया है तालिबान का, आप क्या भविष्य देखते हैं अफगानी जनता का? जो लोग रुके हुए हैं, बहुत सारे लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग रुके रहेंगे उनका भविष्य क्या होगा? उनका भविष्य मेरे अभी तक तो मुझे अंधकार में नजर आ रहा है। कारण ये है कि चाहे तालिबान के लीडर कुछ भी बोले, जो इनके फाइटर हैं उनका बिल्कुल दिमाग क्लियर है कि शरिया लॉ होगा और उन्हें लग रहा है कि हमने लड़ाई जीती है। और जो पुराने जमाने में होता है कि लड़ाई जीतने के बाद में हर चीज हमारी है। अब तालिबान एकजुट संस्था नहीं, तालिबान में अलग अलग फैक्शन है। टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करता है, एक ETIM वहां पर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो चीन के अगेंस्ट काम करता है। तो ये आपस में इनकी भी जो है वो बंदरमाट में पावर के लिए और कौन कौन से एरिया कौन कौन कंट्रोल करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा आपस में झड़प होने वाली है। तीसरी बात यह है कि अनस्टेबल रहेगा ये जो एरिया है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी इनके खिलाफ चल रहा है, लोग इनसे खुश नहीं हैं। इनका जो पुराना राज्य था 2001 से जो इन्होंने 5 साल राज किया था, उसके अंदर जितनी ज़्यादा ज्यादतियाँ हुई हैं, जितना ज़्यादा अत्याचार हुआ है लोगों के ऊपर, उससे घबरा के लोग हवाई जहाज से लटक के जाने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा बड़े दर्दनाक सीन थे। तो उनसे ये नज़र आ रहा है कि भाई लोग ये चाह रहे हैं कि चाहे हमारे बच्चे चले जाएं, कहीं वो बच जाएं, इनके जो राज्य में हमें नहीं रहना, मतलब ऐसा काफ़ी हद तक लोगों का मानना है। लेकिन आगे का सूरत क्या होगी, क्योंकि तालिबान के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। अभी देश जीतना या काबुल में घुसना या झंडा फहराना ये अलग बात है। अब जब गवर्न करना पड़ता है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, मान्यता की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास मान्यता नहीं है तो IMF आपको लोन नहीं देगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो जो जनता है उनको आप खिलाएंगे कैसे? और अगर आप उनको खिला नहीं पाए तो वही जनता जो है वो आपके ऊपर पीछे पड़ जाएगी। जो 75,000 फाइटर हैं वो गन लेके सर्विसेज नहीं चला सकते। जो पब्लिक सर्विस चलनी होती है उसके लिए पब्लिक की ही जरूरत होती है। और अगर जो टैलेंटेड पब्लिक है वो अफगानिस्तान छोड़ के चली जाती है तो उस सर्विसेज को चलाना मुश्किल हो जाएगा जी। दूसरी बात यह है कि वहां की पब्लिक ने 20 साल तक जो डेमोक्रेसी का स्वाद चखा है, उन्हें लगा है कि भाई डेमोक्रेसी में हमारा डेवलपमेंट हुआ। वहाँ की जो बेटियां हैं उन्होंने काफ़ी महारत हासिल किए, हर चीज में उनके क्रिकेट टीम तक बनी, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, एथलेटिक्स टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। उस मुताबिक पढ़ाई में वो लोग काफ़ी आगे आ रहे थे, उनके स्कॉलर्स पूरी दुनिया में घूम रहे थे, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए थे इस दौरान। अब वो जो है तालिबान अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, अभी वो जो बोल रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। अभी मिसाल के तौर पे उनका कहना है कि जी हमारी टेरिटरी से कोई टेररिज्म को सपोर्ट नहीं होगा, और साथ के साथ जैसे ही वो काबुल में घुसते हैं जेल खोल देते हैं, उसी से ISKP का जो कमांडर है फारूकी वो निकल गया बाहर, और वो फारूकी बाहर निकला उसके बाद में आप देखिए अटैक हो गया एयरपोर्ट के ऊपर। और ये छोटा मोटा अटैक नहीं था, 200 के करीब वो लोग मरे हैं, 13 अमेरिकी सोल्जर मरे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अटैक छोटा नहीं था, और वो भी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद। निश्चित तौर पर तो ये जो कथनी और करनी में अभी से फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। लेकिन जी, निश्चित तौर पर जमीन आसमान का अंतर है, और साफ तौर पर यह भी दिख रहा है कि वहां की जनता का समर्थन फिलहाल मिलता दिख नहीं रहा तालिबान को। बहुत बहुत शुक्रिया रिटायर्ड मेजर जनरल अस्थाना आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं खेल जगत की खबरें।
और टोक्यो पैरालंपिक में भारत कैसे रच रहा है कामयाबी की कहानी, बता रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। टोक्यो पैरालंपिक में आज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता। वे 216.8 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सिंहराज के इस कांस्य के साथ ही भारत की झोली में 8वां पदक आ गया। मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। भारत के खाते में अब तक 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक आ गए हैं। ये पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले रियो पैरालंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते थे। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहराज की तारीफ की और उन्हें प्रतिभाशाली निशानेबाज बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, सिंहराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन। भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज ने प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं। उन्हें बधाई और आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वहीं सिंहराज की कामयाबी पर उनके परिवार के लोग बेहद खुश नजर आए। कांस्य पदक से वे संतुष्ट जरूर हैं, लेकिन 4 सितंबर को होने वाले 50 मीटर के इवेंट में वे सिंहराज से स्वर्ण पदक की उम्मीद कर रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ आपकी वजह से और बच्चों की वजह से। भाई मुझे मेरे लड़के ने कम से कम मेडल तो लिया है और आने वाले समय में भी जो 50 मीटर रह रहा है, मैं कामना करता हूँ वो कम से कम और मेडल लेकर आए। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मेडल को देख के, और उनकी जो मेहनत है वो सफल हुई। तो अभी उनका एक और इवेंट रह रहा है, तो उसमें हमें गोल्ड की उम्मीद है। आज इस खुशखबरी को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि आज हमारे भाई ने सिर्फ हमारा घर का परिवार का नाम नहीं, पूरे समाज का नहीं, इस देश का नाम विश्व स्तर पर किया है। आज के बाकी अपडेट्स की बात करें तो टेबल टेनिस में महिलाओं के क्लास 4-5 क्वार्टर फाइनल में भाविना पटेल और सोनल पटेल को चीन की जोड़ी के खिलाफ 2-11, 4-11, 2-11 से हार का सामना करना पड़ा। एथलेटिक्स में सिमरन शर्मा 100 मीटर T13 की राउंड 1 हीट 2 में सीजन के बेस्ट टाइम 12.69 सेकंड के साथ 5वें स्थान पर रही। वे फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकी। भाग्यश्री जाधव महिलाओं की शॉटपट F34 में 7वें स्थान पर रही। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 मीटर का मार्क हासिल किया। इससे पहले कल टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए यादगार दिन रहा था। भारत ने कल कुल 5 पदक जीते थे। ये पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 30 अगस्त सोमवार का दिन टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। अवनी लेखरा और सुमित अंतिल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाए। ये पहला मौका है जब ओलंपिक या पैरालंपिक जैसे बड़े खेल आयोजन में भारत ने एक ही दिन में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारत के सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुमित ने 68.55 मीटर के थ्रो के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत के योगेश कथुनिया ने शानदार खेल दिखाते हुए डिस्कस थ्रो की F56 कैटेगरी में इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। योगेश ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 44.38 मीटर तक डिस्कस फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। योगेश कथुनिया ने जीत के बाद सबसे ज्यादा आभार अपनी मां के लिए प्रकट किया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ और मेरा डेब्यू था, तो मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। मैं थैंक यू सबसे पहले तो साईं को करना चाहता हूँ, PCI को, और अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा, जिसने मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। योगेश कथुनिया के परिजनों ने उनके पदक जीतने पर खुशी जताई। बहुत अच्छा लगा, अपने देश के लिए कुछ तो किया ही है, चाहे सिल्वर आए चाहे गोल्ड आए, मेरे लिए ये गोल्ड ही है। उसने पूरा ये बोला, पापा मैं बेस्ट देख रहा हूँ अपना, और खाली हाथ में बिल्कुल लौटूंगा नहीं, जो भी है मैं चाहे कुछ भी है लेकर पक्का आऊँगा, मेडल ही लेकर आऊँगा। मेरे को पूरा वादा करके गया था। खेल में तो हार जीत तो लगी रहती है,
और ये मेडल लेकर आया, अपने देश के लिए मेडल लेकर आया और अपने परिवार का नाम ऊंचा करा। अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जैवलिन थ्रो के F46 इवेंट में देश के खाते में 2 पदक डाले। देवेंद्र झाझरिया ने इस इवेंट में रजत पदक हासिल किया, वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। देवेंद्र ने 64.35 के थ्रो के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया। देवेंद्र इससे पहले साल 2004 के एथेंस पैरालंपिक और साल 2016 के रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। देवेंद्र झाझरिया के परिवार ने उनकी इस उपलब्धि पर बेहद खुशी जताई। बहुत बड़ा अचीवमेंट सर, और बहुत ज़्यादा खुशी है, वो खासकर इसलिए कि इस एज में और इतना कुछ करना बहुत बड़ी मायने की बात है। लगातार 20-22 साल से इंटरनेशनल खेल रहे हैं, 2002 से, और तब से लगातार मेडल में रहे हैं। अब इस मुकाम पे आके और इतना लंबा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलने के बाद अगर आप इतना हासिल करते हो तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खुशी इतनी है कि बयां ही नहीं कर सकते। एक तो ओलंपिक में हैट्रिक बनाना बहुत बड़ा काम है। मेडल तो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने शायद 18 साल से लगातार लेते आ रहे हैं। इन ओलंपिक में 3 बार मेडल लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हाँ, खुश है? खुश खूब है। अच्छा, आपके लिए बहुत बढ़िया काम कराया बेटा था। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर का थ्रो कर देश की झोली में कांस्य पदक डाला। सुंदर सिंह गुर्जर ने 2019 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था और वहीं से उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक का टिकट भी कटाया था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज ओलंपिक के अंदर मैंने मेडल जीता है। 2016 रियो ओलंपिक में मेरा 52 सेकंड लेट होने के कारण मैं लेट हो गया था, डिस्क्वालीफाई हो गया था, और आज 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मुझे बड़ी खुशी है कि अपने 2 मेडल इंडिया के आए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया है, इतना सहयोग किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साइका और PCI का, उन्होंने भी टॉप्स स्कीम के तहत हमें काफ़ी मदद की। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी प्रे किया हमारे लिए। ये पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले रियो पैरालंपिक में भारत ने 4 पदक जीते थे। रियो में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो ये थी इस वक्त की खेल की खबरें। वापस चलते हैं रजनी के पास। शुक्रिया सुचित्रा। और इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है जो भारत की प्राथमिकताओं पर ध्यान देगा। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि धीमान जुड़ रहे हैं। रवि, क्या काम होगा इस जो ये नया गठन किया गया है और किस तरीके की इसमें रणनीति शामिल होगी? देखिए, प्रधानमंत्री ने तमाम बातों के मद्देनजर इस ग्रुप को गठित किया और इस ग्रुप में आप देखिए हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जो शुरू से इस मामले पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी इस ग्रुप में हैं और दूसरे ऑफिशियल्स भी इस ग्रुप को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर ये ग्रुप इन तमाम मुद्दों पर गौर करेगा कि किस तरह से जो भारतीय नागरिक अभी भी वहाँ पर हैं उनको निकाला जाए। चूँकि अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तालिबान के ज़िम्मे हैं, अमेरिकी फोर्सेस वहाँ से चली गई हैं, इवैक्यूएशन ऑप्शन उनका पूरा हो गया है। इसके साथ ही जो भारत की प्रतिबद्धता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वहाँ पर जो भारत आना चाहते हैं, जिन्होंने इस बात की इच्छा जताई है कि वो भारत आएंगे, उनको भारत लाने के लिए भी ये ग्रुप काम करेगा और तमाम जो डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं उस पर पैनी निगाह रखेगा। जी, अभी प्राथमिक तौर पर अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो पहली प्राथमिकता इस ग्रुप की वहां पर जो फंसे हुए नागरिक हैं हमारे, उनको बाहर लाने की है। जी बिल्कुल, देखिए भारत की पहली प्राथमिकता कहीं पे भी जो ट्रबल जोन है अपने नागरिकों को बाहर लाने की है। भारत ने इससे पहले भी जब वहाँ पर थोड़ी बहुत स्थिति ख़राब थी तब भी भारत के जो दूतावास के तमाम एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उनको भारत ने वहाँ से निकाला। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी वहाँ से भारत के विमानों के ज़रिए वहाँ से उनका इवैक्यूएशन हुआ। और इसीलिए जो जाहिर सी बात है, सबसे पहली प्राथमिकता भारत सरकार की अपने नागरिक हैं, अपने सिटीज़न हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको बाहर निकालना जाहिर सी बात है सबसे बड़ी प्राथमिकता है भारत की।
जो सरकार है उसकी तवज्जो लगातार इस मुद्दे पर है। इससे पहले भी जहां कहीं कॉन्फ्लिक्ट जोन में भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए पूरे जी जान से तमाम जो ऑफिशियल मशीनरी है वो सरकार ने उसको इस्तेमाल काम में लगाया था, भले वो यमन हो या फिर खाड़ी के दूसरे देश हों जहां से भारतीयों को निकालने की कवायद चली थी। और इसी तरह यहाँ पर भी चलेगी। यहाँ पर चुनौती थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो हमें अभी खबर मिली है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से ये समूह इस पूरे मामले पर अपनी निगाह बनाए हुए है, पैनी निगाह बनाए हुए है और आने वाले दिनों में भी ज़मीनी तौर पर वहाँ पर जो इवैक्यूएशन है उसको अमल में लाया जाएगा। जी, और दूसरे देश के जो नागरिक हैं अगर वो आना चाहते हैं, क्या उस रणनीति पर भी काम होगा? देखिए, आज जो सुरक्षा परिषद का रेजोल्यूशन है उसमें साफ तौर पर तालिबान और वहाँ की सरकार से अब ये कहा गया है कि जितने भी नागरिक जो बाकी देशों के हैं, बाकी मुल्कों के नागरिक अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको तो वापस उनकी जो मुल्क है उनको जाने का इजाज़त ज़रूर मिलनी चाहिए। साथ ही जो अफ़गान के नागरिक हैं, जो अफ़गानी सिटीजन्स हैं, अगर वो भी छोड़ के जाना चाहते हैं तो उन पे भी बंदिशें नहीं होनी चाहिए अफ़गानिस्तान में, और इस तरह का रेजोल्यूशन सुरक्षा परिषद ने दिया है। इससे पहले भी इस बात को तमाम देश दोहरा चुके हैं कि तालिबान ने जो वायदे किए हैं मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति जो उनके मानवाधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको मानने के लिए, और जो दूसरे नागरिक यहाँ से जाना चाहते हैं उनको इस बात की आज़ादी देने के लिए तालिबान को उन सभी वायदों पर खरा उतरना होगा अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए तो। बिल्कुल। अमेरिका की सेना वहां से हट चुकी है और अमेरिका ने साफ भी कर दिया है कि वो तालिबान से कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे में अगर हम एशिया की बात करें और अपने देश की रणनीति की बात करें तो किस तरह भारत आपको आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है फिलहाल? देखिए, भारत डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए जो अपने तमाम वहाँ पर नागरिक हैं उनको निकालने की भरपूर कोशिश करेगा। इससे पहले भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से भारत अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाल कर लाया है, और इस मामले में हम कह सकते हैं कि विदेश मंत्री के तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर में एक बहुत एक्सपीरियंस हैंड भारत के पास है। वो विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं, कैरियर डिप्लोमेट हैं, और इसके साथ ही NSA अजीत डोवाल और बाकी अधिकारी भी इस पूरे काम में जुटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़े स्तर पर ये इसका गठन किया गया है ग्रुप का, और इतने बड़े स्तर पर इस ग्रुप में जो अधिकारी हैं वो शामिल किए गए हैं, तो पूरी जी जान से भारत हर संभव प्रयास इस बात के करेगा कि जो हमारे नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं जल्द से जल्द सकुशल वापस आ सकें। बिल्कुल। और इस उच्च स्तरीय समूह के गठन के बाद किस तरीके से चीज़ें आपको, अगर भारत की रणनीति की बात करें तो बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का रुख उन्होंने अपना साफ कर दिया है, भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर अकेला खड़ा है इस मुद्दे पर। देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए ज़रूर बातचीत आगे बढ़ाई जाती है। ऐसे मौक़ों पर भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश इस बात की करेगा कि जो भी नागरिक वहाँ पर हैं वो सकुशल भारत आएँ। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब वहाँ पर हालात ख़राब हुए और तालिबान ने काबुल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, तब भी भारतीय दूतावास के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और वहाँ के नागरिक जो उस वक्त दूतावास में थे, जो दूतावास में आ चुके थे, उन सबको वहाँ से सकुशल बाहर निकाला गया। बावजूद इसके कि पूरी टीम को एयरपोर्ट तक भारतीय दूतावास से एयरपोर्ट तक पहुँचने में कई तालिबानी चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ा। तो अपने अपने तरीके हर देश के होते हैं, अपने अपने एसेट्स, लोकल एसेट्स हर देश के होते हैं, और इसलिए इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि भारत हर संभव प्रयास वो करेगा जिसके चलते जो भारतीय नागरिक हैं वो वापस आ सकें। बिल्कुल। रवि, इस खबर पर आप करीब से नज़र बनाए रखे हुए हैं। अगर बात करें वहाँ तालिबान की, जो अब पूरी तरह से उस अफगानिस्तान पर तालिबान का ही नियंत्रण है, अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट चुका है, क्या वहाँ पर अब जड़ें मजबूत और करेगा तालिबान? देखिए, अब तो अफ़गानिस्तान तालिबान के हाथ में है। वो अफ़गानिस्तान की सत्ता सिवाय पंजशीर घाटी के पूरा अफ़गानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथ में है। जो एयरपोर्ट का कामकाज है वो टर्की के जो लोग हैं वो एयरपोर्ट का कामकाज संभालेंगे, और इसके अलावा पूरा का पूरा देश अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान उस पर काबिज़ है। तालिबान ने जल्द ही कहा था कि 31 तारीख के बाद वो सरकार गठन की तरफ और आगे बढ़ेंगे, और सरकार का दिशा और दशा क्या होगी आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। लेकिन तालिबान अब वहाँ पर काबिज है सत्ता में, और ये एक कड़वा सच है जिसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा, और पूरे
विश्व ने एक तरह से इस बात को तो स्वीकार किया है कि तालिबान वहाँ पर काबिज है। अब तालिबान को वैधता मिले, तालिबान के शासन को वैधता मिले, इसके लिए कई शर्तें लगाई गई हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ज़रिए, और उन शर्तों पर अगर तालिबान खरा उतरता है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, तो निश्चित तौर पर तालिबान की वैधता, तालिबान की सरकार की वैधता बढ़ेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इफ़ है, अगर ये वो कर पाते हैं तभी उनको इस बात की वैधता मिली। बिल्कुल। तो अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय ग्रुप का, समूह का गठन किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता रवि धीमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि। और रुक करते हैं अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी है। आप इतना करिए कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लोगों का लगाइए, मत लगाइए, या आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कम से कम एक भी ऐसा पोस्टर नहीं होना चाहिए जिस पर कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र न। शायद आप सबको तो जानकारी होगी, दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं जाता हूं बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति जो आदर और सम्मान का भाव आज भी लोगों के अंदर है, उसकी का जितना ही वर्णन किया जाए वो कम है। इसलिए मैंने इस बात की चर्चा की। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, इसमें कहीं तो मत नहीं है, और मैं केवल उत्तर प्रदेश का होने के नाते और अपनी पार्टी की सरकार है इस नाते नहीं कह रहा हूं। जो भी मैं बात कहता हूं बराबर मंचों के माध्यम से जो हमारे दिल की आवाज होती है उसी को शब्दों में बांधने की मैं कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं 2 दिन पहले तमिलनाडु में और जब वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्य आदित्यनाथ जी की तारीफ को सुनने को मिली, विकास का चक्र जितनी तेजी के साथ इस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं जानता हूं हमारे विरोधियों को यह सब कुछ देखते हुए नहीं, उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली विकास कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी तेजी के साथ। लखनऊ में रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे थे। और अब यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की, आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में, हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे, आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब बात करते हैं ताजा खबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने आज 9 नए न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहला मौका था जब 9 न्यायाधीशों ने एक साथ पद की शपथ ली। शपथ लेने वाले 9 नए न्यायाधीशों में जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हिमा कोहली और बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस सी.टी. रविकुमार, एम.एम. सुंदरेश, बेला एम. त्रिवेदी और पी.एस. नरसिम्हा को भी पद की शपथ दिलाई गई।
और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक टीकों की 64 करोड़ 5 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में टीके की 59,62,000 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। देश में कोरोना की स्थिति पर नजर डालते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 30,941 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,275 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.53% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या अब 3,70,640 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में कल कोरोना के लिए 13,94,573 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं देश में कल तक कुल 52,15,41,98 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण राज्य के 21 जिलों में 950 से ज्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के कारण तकरीबन 3,60,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ के कारण बारपेटा, दरांग, गोलाघाट, मोरेगांव, नगांव, शिवसागर, लखीमपुर और तिनसुकिया में बाढ़ के पानी से सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अधिकारी 10 जिलों में 44 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहे हैं, जहां 321 बच्चों सहित 1,619 लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं बाढ़ के कारण 30,000 से ज्यादा हेक्टेयर फसल क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाढ़ की स्थिति के बारे में जानने के लिए फोन किया और इससे निपटने के लिए असम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाढ़ ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। संकट की इस घड़ी में हमारे साथ देने के लिए आदरणीय मोदी जी का आभार। वहीं बिहार में गंगा और कोसी समेत प्रमुख नदियां कई जगहों पर फिर से खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो गई है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी का डिस्चार्ज बढ़कर 4.53 लाख क्यूसेक हो गया है। बक्सर से कहलगांव तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हाथीदह और कहलगांव को छोड़कर सभी जगहों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी बैराज से डिस्चार्ज भी बढ़कर 2.38 लाख क्यूसेक हो गया है। इससे मधुबनी और खगड़िया के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कोसी नदी की बाढ़ से सुपौल और सहरसा जिले भी प्रभावित हैं। खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार और गोपालगंज में कई नई जगहों पर पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में मसान नदी का एक तटबंध टूट गया है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में मसान नदी की बाढ़ में फंसे 28 लोगों को बीती रात एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये लोग अपने मवेशियों को चराने कल दोपहर मसान नदी की ओर गए थे। जिला प्रशासन की सूचना पर रात को ही एनडीआरएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए और बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गंगा, गंडक और कोसी के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। भारी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। जाम की वजह से ऑफिस पहुंचने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 4 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मुंबई में भी बारिश का सिलसिला जारी है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज श्रीनगर में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कई वरिष्ठ सांसद भी मौजूद थे। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जनता से सर्वाधिक जुड़ी हुई हैं, इसीलिए उनका सशक्तिकरण सबसे अहम है। हमारा सबसे मजबूत ढांचा अगर पंचायत बनेगा तो हम देश में जितने भी बनने वाले कानून, नीतियां, कार्यक्रमों को ठीक से क्रियान्वयन कर पाएंगे।
क्योंकि जनता से सीधा अगर संवाद रहता है, जनता से सीधी जुड़ी अगर संस्था कोई रहती है तो पंचायत रहती है। और लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर संतोष जताया है कि देश में पंचायती राज संस्थाएं अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रही हैं। हमने आजादी के 75 साल में चल रहे हैं। इस 75 साल में हमारा लोकतंत्र और सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है और यही कारण है कि आज गांव की पंचायत में भी जिस सक्रिय भागीदारी के साथ हमारी पंचायतें काम कर रही है, जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है, इससे हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की पंचायत संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का विशेष उल्लेख किया। 4290 पंचायतों में 1408 हमारी बहनें हैं। हमारे ऐसे लोग जो सोचते नहीं थे कि हमें भी अवसर मिलेगा, जिनको हम कहते हैं कि बड़े लंबे समय से उपेक्षित थे, वो भी आज सक्रिय रूप से भागीदार हैं, विकास के कामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अध्यक्ष के नाते, सरपंच के नाते, बीडीसी चेयरमैन के नाते। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खादी ग्रामोद्योग विभाग ने आज से पूरे देश में खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इस प्रतियोगिता का मकसद देशवासियों को स्वाधीनता आंदोलन और खादी की विरासत से जुड़े विभिन्न पहलुओं से जोड़ना है। 15 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं के योगदान को याद किया। Our freedom struggle was a journey of resilience and hope, which inspires us to keep moving no matter how adverse the situation gets. It was also a journey of unmatched unity, where people from all corners of our country came together with a singular resolve to make Britishers quit India. There is so much to learn from our freedom fighters, from their life. Especially the spirit of keeping the interest of our motherland ahead of everything else. Nation first, party or profession next, self last. That should be our motto. और इस अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महात्मा गांधी ने खादी के माध्यम से गांवों को जोड़ा। वर्तमान में खादी से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। उन्होंने इस प्रयास को और गति देने पर बल दिया। हमारा खादी विभाग देश के तरक्की का एक भाग है, इस समय समझता हूं। हमारे इस विभाग ने 75वां साल सेलिब्रेट करने वक्त अपनी तरक्की का स्पीड बनाने की कोशिश करना चाहिए। देश के काम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। उस तरह का काम अपना दिखना चाहिए। हम रोजगार बढ़ाते हैं, उसका स्वरूप कितना है, हर साल कितने रोजगार उद्योग बनने चाहिए, हम विकास का हिस्सा कितना हर साल बढ़ाते हैं, जीडीपी में ग्रोथ कितनी लाते हैं, ये भी सोच के आगे आप प्लानिंग करना चाहिए। और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में नागौर जिले के श्री बालाजी में आज सुबह ट्रेलर की क्रूजर गाड़ी से आमने सामने की भिड़ंत होने से 11 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों गाड़ियों में टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रूजर में सवार 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ा। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को इलाज के लिए बीकानेर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक मध्य प्रदेश के सज्जनखेड़ा दौलतपुर निवासी बताए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नागौर सड़क दुर्घटना में मारे गए उज्जैन के व्यक्तियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता देने और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागौर में हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि राजस्थान के नागौर में हुआ भीषण सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। जिन लोगों को इस दुर्घटना में जान गंवानी पड़ी है, मैं उन सभी के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं कर्नाटक में भी आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना घट गई। अजगोडी पुलिस स्टेशन के मुताबिक बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में एक तेज रफ्तार ऑडी कार सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में मरने वाले 7 लोगों में तमिलनाडु की होसूर सीट से डीएम के विधायक वाई प्रकाश के बेटे और बहू करुणा सागर और बिंदु भी शामिल है। विधायक ने पुष्टि करते हुए कहा कि युगल ऑडी कार में यात्रा कर रहा था जो स्ट्रीट लाइट से टकरा गई। और अब बात करते हैं व्यापार की। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 105 पॉइंट की मजबूती के साथ खुला है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 16.45 पॉइंट की मजबूती के साथ 16,947 के स्तर पर खुला। आज के कारोबार में सेंसेक्स पहली 57,000 के ऊपर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने 57,065 और निफ्टी ने 16,975 की ऐतिहासिक ऊंचाई को छू लिया। तो आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।